जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। किसके? चैप्टर 5 फिजिक्स के। ठीक है, जो हम लोग ने फिजिक्स का चैप्टर 5 पढ़ा था जनरल साइंस में, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर 5 में क्या क्या हम लोग ने सब प्रिंसिपल्स देखे थे। तो हम लोग ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलास्टिसिटी से रिलेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, इसी से निकले हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस टेंशन से क्या निकला था, विस्कोसिटी और कैपिलैरिटी के प्रिंसिपल्स निकले थे। उसके बाद हम लोग ने प्रेशर और लिक्विड पढ़ा था। फिर उसमें से निकला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बर्नौलीज थ्योरम और पास्कल लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने चैप्टर 5 फिजिक्स में पढ़ी थी, जो दो वीडियोस में डिवाइडेड है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, क्योंकि दोनों पार्ट बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दो अलग अलग पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड किया गया है। अब हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो जो आए एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सीडीएस में, ईपीएफओ में, ठीक है, एनडीए में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रिंसिपल बेस्ड या जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उनको सारे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो आपने रेन ड्रॉप देखा होगा, पानी की बूंदें देखी होंगी, वो स्फेरिकल क्यों होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमने अभी चैप्टर 5 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सरफेस टेंशन का। ठीक है, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस का कितना टेंशन होगा, ये पढ़ा था। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या थी, तो ये थी टेंडेंसी लिक्विड की, जिसमें वो मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल एक्वायर करने की कोशिश करता है। ये हमने सरफेस टेंशन में बहुत डीपली और बहुत अच्छे से अपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये जो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो लिक्विड होती है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, वो स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, नहीं तो वो ये ऐसे लंबी लंबी हो जाती। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाती। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन क्या कहता है, सरफेस टेंशन कहता है कि लीस्ट या मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना है। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए ये जो है रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन की वजह से ये स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप जो है, ये रेन ड्रॉप मतलब रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, द शेप ऑफ ड्रॉप ऑफ रेन इज कंस्ट्रेन्ड बाय सरफेस टेंशन विच ट्राइज टू गिव इट टू शेप फ्रॉम फॉर विच द सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं रेन ड्रॉप्स, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, अगर मैक्सिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हो जाती। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हो जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गिवन वॉल्यूम है उसके हिसाब से रेन ड्रॉप्स जो है वो अपनी स्फेरिकल फॉर्म को इसलिए एक्वायर कर लेती हैं क्योंकि उनको लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं, ये भी है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल because the water has surface tension, the tendency of liquid drop to contract and occupy minimum area is due to surface tension। ठीक है, देखिए यहाँ पे IS प्री 97, यूपी पीसीएस प्री 2005, उत्तराखंड पीसीएस 2002, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003, 39 बीपीएससी 94, उत्तराखंड लोअर सब प्री 2010। तो इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, सरफेस टेंशन के बेसिस पे। ठीक है, आप जाके चैप्टर 5 के वीडियोस देखिएगा, उसमें सरफेस टेंशन के बारे में बहुत डीपली डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है, और साथ ही साथ उसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो पूछे नहीं गए वो एग्जाम्पल्स, पर डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूपी पीसीएस प्री 94 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। ठीक है, तो आपने देखा होगा वाटर सरफेस पे ऑयल तैरता रहता है, तेल तैरता रहता है वाटर के सरफेस पे। ठीक है, पानी की सतह पे तेल तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो वाटर का है वो ज़्यादा है और ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप नहीं एक्वायर करता और क्या होता है, पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या आंसर होगा, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो लेस है, ज़्यादा होता तो वो स्फीयर के फॉर्म में हो जाता। ठीक है, पर ये सरफेस टेंशन ऑयल का कम है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो जाता है
वाटर पे, ठीक है। ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, ठीक है। देयरफॉर व्हेन ऑयल इज पोर्ड ओवर वाटर, जब पानी तेल जो है पानी के ऊपर गिराया जाता है, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पुल्स ऑयल इन ऑल डायरेक्शंस एंड एज सच इट स्प्रेड्स ऑन वाटर, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है उनको पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, अपनी तरफ पूरे में स्प्रेड करवा लेता है, जिसकी वजह से ये ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक फिल्म बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, तैरने लगती है वाटर के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस, ठीक है, इसीलिए क्या होता है जो है ऑयल तैरता रहता है पानी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो ऑयल वही बात है, ऑयल हो केरोसिन ऑयल हो, क्यों? क्योंकि डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, हम लोग ने देखा था कि जो लो डेंसिटी लिक्विड है वो फ्लोट करेगी किसके ऊपर? हाई डेंसिटी वाटर के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो है हाई डेंसिटी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और डेंसिटी दोनों ही आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सरफेस टेंशन ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। ये सारी बातें हमने चैप्टर 4 में कर रखी थी, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था जो लेस डेंस लिक्विड है वो फ्लोट करेगी, ठीक है। जो लेस डेंस लिक्विड है वो फ्लोट करेगी, जो मोर डेंस लिक्विड है, ज़्यादा डेंस लिक्विड है, वो क्या करेगी? वो ऊपर वो मतलब तैरेगी नहीं, उसके ऊपर लेस डेंस लिक्विड फ्लोट करेगी, ठीक है। तो इसके ही बेसिस पे हम लोग ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था विस्कोसिटी का, ठीक है। विस्कोसिटी क्या था? ये रेट ऑफ फ्लो मेजर करता था लिक्विड का ड्यू टू इट्स डेंसिटी, कितनी डेंस है, कितनी लिक्विड डेंस है, कितनी लिक्विड थिक है और कितना रेट ऑफ फ्लो है, ये हम लोग विस्कोसिटी से मेजर करते थे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों? डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी कम है, सरफेस टेंशन कम है, जिसकी वजह से वाटर जो है वाटर पे ऑयल फ्लोट करता है, ठीक है। ये डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है? सोप बबल है। सोप बबल है मतलब ये स्फेयर है, ठीक है। ये क्या हो गया? स्फेरिकल शेप में हो गया, ठीक है। स्फेरिकल शेप में हो गया मतलब इसका एरिया बहुत कम है, ठीक है। सरफेस एरिया बहुत कम है और सरफेस टेंशन की वजह से जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत कम है, ठीक है। सरफेस टेंशन बहुत कम है मतलब बहुत मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है। एरिया बहुत मिनिमम ऑक्यूपाई किया गया है। और प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया बहुत कम रहेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एरिया बहुत कम रहेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे एरिया सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। अच्छा दूसरी पेन से यूज़ करते हैं, हाँ। एरिया इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई ऐसे सो बबल फॉर्म हुआ है, वो कहीं पे भी अगर जाएगा, कभी भी कहीं पे भी रेस्ट करेगा, कहीं पे भी प्रेशर लगाएगा तो वो इतने ही एरिया पे प्रेशर लगा सकता है, कि ठीक है, इतने ही एरिया पे लगाएगा प्रेशर, इतने ही एरिया पे प्रेशर लगाएगा, इतने एरिया पे फर्स्ट, ठीक है, इतने एरिया पे प्रेशर लगेगा, ठीक है। सिर्फ इतने प्रेशर पे एरिया लगेगा। एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत हाई होगा, ठीक है। एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा सोप बबल के अंदर वो ज़्यादा होगा मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग ने चैप्टर 5 में पढ़ रखा है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक छोटे से एरिया में ज़्यादा फोर्स लगाने पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सोप बबल का जो एरिया है सरफेस टेंशन की टेंडेंसी की वजह से वो एरिया बहुत कम हो गया, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना होता है सरफेस टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एरिया तो बहुत कम हो गया पर
प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था। आपको बताना है इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम इन कांटेक्ट विद ट्यूब देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो अगर दो बबल्स हैं सोप के, अलग अलग बबल्स हैं, अलग अलग डायमीटर के, अलग अलग साइज के, जो सोप है साबुन के जो बबल्स हैं, बुलबुले निकलते हैं वो अलग अलग हैं, जो साबुन के बुलबुले निकलते हैं वो अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग डायमीटर के हैं। तो क्या होगा अगर वो कांटेक्ट कर दिए जाते हैं एक ट्यूब से जोड़ दिए जाते हैं, तो ठीक है एक ट्यूब से जोड़ दिए जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए साइज ऑफ बोथ द बबल्स विल रिमेन सेम, सेकेंड मतलब ऑप्शन बी स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर वन विल बिकम बिगर, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी द स्मॉलर बबल विल बिकम लार्जर एंड लार्जर विल बिकम स्मॉलर टू गेट द सेम साइज, बोथ बबल्स विल बर्स्ट एज सून एज दे कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको वही प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो अलग अलग बबल हैं, ये दो अलग अलग बुलबुले हैं। ठीक है, दो अलग अलग बुलबुले हैं और इनको कांटेक्ट कर दिया गया है, इनको जोड़ दिया गया है ट्यूब से। ठीक है, इनको ट्यूब से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर एयर है। ठीक है, इनके अंदर मान लीजिए एयर है। ठीक है, इनके अंदर एयर है, इनके अंदर ज़्यादा एयर है। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे इतना सिर्फ फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे सिर्फ ये इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया इनका ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए इसको A2 लिख लेते हैं और इसको A1। ठीक है, एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया A2 का ज़्यादा है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा या कम होगा, A2 में प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस रिलेशन की वजह से एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर कम लगेगा। अब A1 की बात कर लेते हैं, छोटा सा बबल है। ठीक है, पर छोटा सा एरिया है पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर की एयर है दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको पता होगा कि एयर क्या बहती है, एयर किस तरफ बहती है या एयर का डायरेक्शन क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तब इधर हवा जाने लगेगी तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें और हवा जाती जाएगी तो और एरिया बढ़ता जाएगा। अब हवा कहाँ से आ रही है, A1 से आ रही है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, इनका एरिया छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, छोटा होता जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर वन विल बिकम बिगर। क्यों, क्योंकि जो एयर है वो मूव कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है छोटे वाले बबल में, क्योंकि एरिया बहुत कम है, रेडियस बहुत कम है। ठीक है, रेडियस बहुत कम है या एरिया बहुत कम है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो फ्लो करेगी कहाँ पे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले बबल में। बड़े वाले बबल में एयर जाएगी तो क्या होगा, बड़ा वाला बबल जो है वो बड़ा और होता जाएगा, छोटा वाला और छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी एयर लूज कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, हल्के से आपको बता दिया। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इनका कॉम्प्लेक्स सा। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सोप बबल। ठीक है, वही बात है कि जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे आप रेडियस की जगह अगर आप एरिया मान लीजिए तो ठीक रहेगा ना, तो जो प्रेशर जितना प्रेशर है उसका जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम एरिया। ठीक है, उतना कम एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। तो when two bubbles are connected by tube, air will flow from smaller bubble to bigger bubble due to the fact that smaller bubble having smaller radius will exert more pressure। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कितना गंदा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसकी वजह से ये जो है मूव करेगा, एयर मूव करेगी बिगर रेडियस की तरफ। ठीक है, हेंस बिगर बबल वुड ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन। ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत होती है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। A hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth. As balloon rises to altitude up in the size, it will, आपको बताना है हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून है। ठीक है, एक बलून है उसमें हाइड्रोजन भर दी गई है। ठीक है, हाइड्रोजन भर दी गई है और उसको क्या किया गया है, इसको रिलीज कर दिया गया है सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, ये सरफेस है, इसको अब रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो बलून जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हाइट में ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता होगा कि
नीचे जब होता है तो बहुत प्रेशर लगता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है सरफेस पे, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। कोई कम लग रहा है तो एयर एक्सपैंड करेगी, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हम इसको इन्वर्सली ऐसे रिलेशनल वाइज देखें, रिलेशन वाइज देखें, तो प्रेशर बराबर है फोर्स के, जितना ही ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा फोर्स, और जितना ही कम एरिया उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम एरिया, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। प्रेशर कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। ऊपर जाते जाते क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है मतलब साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस आपको ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक है। जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है, प्रेशर कम होने लगेगा तो एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो if a hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth, air pressure at high altitudes is reduced. Thus balloon will expand until pressure inside the balloon equals the pressure outside. ठीक है, इतना ये नहीं बताने की जरूरत थी, इतना बस आपको ये जानना है, प्रेशर कम होता जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। इसलिए जो हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलिथीन बलून है रिलीज किया गया था जो सरफेस पे बहुत हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सरफेस पे बहुत हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एरिया बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, कम प्रेशर ज़्यादा एरिया, ज़्यादा प्रेशर कम एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल, ठीक है, कोई चार्ज प्लेस कर दिया गया है सोप बबल पे तो क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है इट्स रेडियस इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इट्स रेडियस डिक्रीजेस, ऑप्शन सी बबल कोलैप्सेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो कोई भी चार्ज जब प्लेस किया जाएगा बबल विल एक्सपैंड, ठीक है, कोई भी चार्ज प्लेस किया जाएगा बबल विल एक्सपैंड एंड इट्स रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली ओवर द सरफेस ऑफ द बबल। ऑब्वियसली ये कोई बबल है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गए, ये प्लस माइनस, तो ये भी तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, ये भी तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, इनका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड रिपल्शन, मतलब अब इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली ओवर द सरफेस ऑफ द बबल एंड रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस विल कॉज इट टू एक्सपैंड, ठीक है। अब यहाँ क्या है, निगेटिव चार्जेस दोनों पे हैं तो ये रिपेल होगा तो क्या होगा, इनके एरिया बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपैंड करेगा, ठीक है, अंटिल सरफेस टेंशन कैन ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। दिस विल हैपन टू बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज बबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए तब भी रिपेल करेंगे, जैसे रिपेल करेंगे तो इनका एरिया क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा बबल का, ठीक है, जिसकी वजह से रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिलैरिटी से। तो हमने देखा था कैपिलैरिटी क्या होती है, ये लिक्विड की टेंडेंसी होती है या तो राइज करने की या फॉल डाउन करने की, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब भी क्या हो रहा है, लिक्विड राइज कर रही है, ठीक है, लिक्विड राइज कर रही है या गिर रही है, इस बात को, इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं, ठीक है, इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। हम लोग ने इसको बहुत डीपली डिस्कस किया है और इसके एप्लीकेशंस भी देखे थे कई सारे, ब्लॉटिंग इंक पेपर देखा था, ठीक है, उसके बाद देखा था कि कैरोसिन लैम्प कैसे अपने विक से जल जाता है, ठीक है, और देखा था कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो कैसे अपने जाइलम फ्लोएम से वाटर और न्यूट्रिएंट्स मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि कैपिलैरिटी की वजह से, ठीक है। तो अब आपको बताना है इफ़ देयर वर नो फिनोमेनन ऑफ कैपिलैरिटी देन, ये ऑप्शंस दिए मैं आपके सामने, आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है।
अगर फिनोमेनन ना होता कैपिलैरिटी का तब क्या ना होता, ठीक है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ कैरोसिन लैम्प, बिल्कुल, क्योंकि कैरोसिन लैम्प की जो विक होती है, जो क्या कहते हैं बत्ती होती है, वो कैपिलैरिटी की वजह से पूरी कैरोसिन में भीगती है, और उसके बाद क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है राइज करने की, वो राइज कर जाती है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वो राइज कर जाती है और कैरोसिन लैम्प जल जाता है कैपिलैरिटी की वजह से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड है, वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पाइप डाल के, स्ट्रॉ कहते हैं जिसको, तो उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसलिए वो जो ड्रिंक है, वो जो लिक्विड है, वो ऊपर आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा तभी कैपिलैरिटी काम करेगी, ठीक है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तभी कैपिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीन में आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स रख रहा है, ठीक है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। ब्लॉटिंग पेपर जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को या किसी लिक्विड को, वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिलैरिटी का प्रिंसिपल लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी सही है, ठीक है। ऑप्शन 4 है, द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपिलैरिटी की वजह से क्या होता है, वाटर, फूड और न्यूट्रिएंट्स जो हैं स्टेम्स और रूट से लेके स्टेम्स और लीव्स में जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिलैरिटी का एक प्रिंसिपल लागू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि सेकंड में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। क्यों एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जिसकी वजह से हम सॉफ्ट ड्रिंक पी पाते हैं, पर कैपिलैरिटी ये कहती है कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई लिक्विड राइज कर रही है या फॉल डाउन कर रही है तो वो कैपिलैरिटी की वजह से होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये 1 2 3 पे है, गलत है। 2 एंड 4 पे है, गलत है, क्योंकि 2 है, ठीक है। 1 3 4, हाँ ये सही है। 2 नहीं है ना यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी है, तो 1 3 4 है, ये सही है, ठीक है। कैपिलैरिटी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ और इवन ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के बिना ये लोग मूव करते हैं जो लिक्विड है वो मूव करते हैं। किस कैपिलैरिटी एक्शन जो है लिक्विड को मूव करने में मदद करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कैरोसिन राइजेज इन द विक मतलब बत्ती ऑफ द लैम्प थ्रू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इफ अ पर्सन वांट्स टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक ही नीड्स टू इम्पोज सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो अपने आप पाइप से ऊपर नहीं आ जाएगी, ठीक है। एज वी नो कैपिलरी एक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जो कैपिलैरिटी एक्शन है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से लिक्विड को ऊपर ले जाता है या नीचे ले आता है, ठीक है। हेंस वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ। ब्लॉटिंग पेपर ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट्स surface which acts like a capillary tube. Nature is an excellent user of capillary action. The fine roots of trees act as capillary tubes which provide them useful nutrients and water, ठीक है। तो हम लोग ने कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था और इससे रिलेटेड कई एप्लीकेशंस पढ़े थे। जो ये 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं ये तो डेफिनेटली ही पढ़े थे हमने अपने चैप्टर 5 पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलैरिटी इज नॉट द ओनली रीजन। किस सिचुएशन में सिर्फ कैपिलैरिटी ही कारण नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। ब्लॉटिंग ऑफ इंक, बिल्कुल सिर्फ कैपिलैरिटी की वजह से, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कोई अंडरग्राउंड वाटर में फोर्स नहीं लगता है, आराम से अपने आप ऊपर आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर, तो इसमें भी कैपिलैरिटी लगेगा। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन कॉटन क्लोथ पे अगर आपने गलती से कोई पानी गिरा दिया तो वो अपने आप स्प्रेड होगा, ठीक है। आप उसको स्प्रेड नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अपने आप हो गया, ठीक है। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स फॉइलेज, ठीक। तो वाटर राइज करता है जो रूट्स में, जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रहते हैं रूट्स में, वो राइज करते हैं कैपिलैरिटी की ही वजह से। पर सिर्फ कैपिलैरिटी ही रीजन होगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो रूट्स हैं वो कई भी तरीके से जो है पानी को रेज कर देती है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वी कैन फाइंड सेवरल एग्जांपल्स ऑफ कैपिलैरिटी इन आवर डेली लाइफ सच एज ब्लॉटिंग, सॉफ्टिंग बाय ब्लॉटिंग पेपर, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्प्रेड ऑफ वाटर डैम्प ऑन कॉटन क्लोथ और राइजिंग ऑफ कैरोसिन इन द विक ऑफ लैम्प। बट कैपिलैरिटी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट of a plant to its foliage. Apart from this, transpiration होता है, cohesion is also responsible for this process, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है पानी ऊपर को जाता है, रूट्स में जाता है, स्टेम्स में जाता है, लीव्स में जाता है। ये
एक क्या कहते हैं, कलेक्टिव प्रोसेस है। कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें कैपिलैरिटी तो रोल प्ले ही करता है, साथ ही साथ कोहेजन और ट्रांसपिरेशन भी ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ कैपिलैरिटी के बारे में पूछा गया है कि सिर्फ कैपिलैरिटी का प्रिंसिपल कहाँ लागू होगा, तो वो कहाँ कहाँ लागू होगा, तो सिर्फ कैपिलैरिटी का प्रिंसिपल लागू होगा कहाँ पे, ब्लॉटिंग पेपर में, अंडरग्राउंड वाटर के रेज होने में, और वाटर ड्रॉप के स्प्रेड होने में। ठीक है, कहाँ सिर्फ कैपिलैरिटी नहीं लागू होगा, राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉइलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरोसिन राइजेस इन द विक ऑफ स्टोव ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का ही एक्सटेंशन है कैपिलैरिटी। Kerosene oil rises in the wick of the stove is due to surface tension of oil। ठीक है, surface tension oil का कम हो जाता है, ऊपर चला जाता है। The wick of lamp has many holes which act as capillaries। ठीक है, तो जो wick है, जो बत्ती है, ये रुई की बत्ती होती है, उसमें बहुत ढेर सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं जो कि कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, जिसमें जो लिक्विड होती है वो बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करती है। ठीक है, विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सपोर्ट, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ये ऊपर चली जाती है, मूव करती है, नीचे चली आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जो वो कैपिलरी एक्शन की तरह से, कैपिलरी ट्यूब की तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये बत्ती है, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं जो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये पूरी एक बत्ती है, रुई की बत्ती, विक, और ये छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि कैसे काम कर रहे हैं, जो कि एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत आसानी से क्या होता है, लिक्विड फ्लो करने लगती है, ऑयल फ्लो करने लगता है। क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जब आप आग लगाएंगे इसमें तो आराम से ये जल जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी का एक कलेक्टिव काम है, केरोसिन ऑयल को जलाना। ठीक है, या जो केरोसिन ऑयल में बत्ती डूबी होती है उसको जलाना स्टोव में। ठीक है, सो केरोसिन कीप्स ऑन राइजिंग इन कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू इट्स वाटर ड्यू टू क्योंकि सरफेस टेंशन फ्लूइड का ज़्यादा है, मोर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड अगर राइज कर रही है तो इसका मतलब होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो फ्लूइड का ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वाटर मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन फ्लूइड का ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर नीचे मूव करती है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ फ्लूइड राइजेस मोर एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, सरफेस टेंशन फ्लूइड का ज़्यादा है पानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू इट्स वाटर ड्यू टू। तो हमने देखा था सरफेस टेंशन की वजह से वाटर मूव करता है। ठीक है, सॉरी, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड मूव करती है। ठीक है, ज़्यादा सरफेस टेंशन तो ज़्यादा मूवमेंट, कम सरफेस टेंशन तो कम मूवमेंट। ठीक है, इन अ कैपिलरी ट्यूब में ये देखा गया है कि लिक्विड राइजेज इन प्रपोर्शन विद इट्स सरफेस टेंशन, द लिक्विड विच हैज मोर सरफेस टेंशन वुड गेन मोर हाइट। ठीक है, अगर कोई लिक्विड जो है वो ज़्यादा हाइट गेन कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। ठीक है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ये पूरा एक रिलेशन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर कैपिलरी ट्यूब में कोई भी लिक्विड ज़्यादा रेस कर रही है किसी अनदर लिक्विड से, तो ये क्या होगा, ये सरफेस टेंशन की वजह से होगा। सरफेस टेंशन में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा होगी, मतलब सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आपसे पूछा गया है, व्हेन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू टॉप। ठीक है, अगर जो लेक में, ये लेक है, ठीक है, मान लीजिए ये लेक है, पानी है, तालाब है, यहाँ पे ये बबल है। ठीक है, यहाँ पे ये बबल है, तो पूछ रहा है कि जब ये एयर बबल है। ठीक है, एयर बबल है A1। ठीक है, A1। ठीक है, तो अब ये ऊपर आएगा, जब ये ऊपर आएगा एकदम सतह पे आ जाएगा, ठीक है, टॉप पे आ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, टॉप पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये A2 हो गया। आप बताइए, हमने आपको एक रिलेशन बताया था प्रेशर वाला, वही लागू होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, प्रेशर किससे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। ठीक है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि पूरा वाटर का प्रेशर लग रहा था एयर पे। ठीक है, पूरी जो पानी था, तालाब के पानी का पूरा प्रेशर लग रहा था चारों तरफ से A1 पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत प्रेशर लग रहा था, तो क्या हुआ होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा तो एरिया बहुत कम,
मतलब बहुत छोटा होगा ये, ठीक है, बहुत छोटा होगा ये। फिर जब ये ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, तो क्या हुआ, प्रेशर कम होता गया, ठीक है, प्रेशर कम होता गया, प्रेशर कम होता गया, एकदम कम हो गया। यहाँ पे A2 पे आया तो सिर्फ इतने पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इतने पे प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, इधर कोई प्रेशर नहीं है, इतने कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। प्रेशर कम हुआ तो एरिया ज़्यादा हुआ, ठीक है, प्रेशर कम हुआ तो एरिया बढ़ गया, ठीक है, ये हम लोगों ने रिलेशन देखा था, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज इट्स साइज, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। व्हेन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप इट विल इंक्रीज इन साइज, द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इन बबल डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग वर्टिकल लिक्विड डेप्थ, ठीक है। तो वही मतलब है इनका कि जब ये ऊपर आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स कम आउट ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, इंक्रीज इन एयर प्रेशर, ऑप्शन सी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंक, या लास्ट ड्यू टू एक्सेसिव लोड, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना इंक का एरिया था, इंक के स्टोरेज का एरिया था, वो तो बड़ा हो गया, ठीक है, तो बड़ा हो गया तो क्या होने लगा, बहने लगी लिक्विड, लीक करने लगी, ठीक है, लीक करने लगी लिक्विड, ठीक है। तो फाउंटेन पेन लीक एट हाई एल्टीट्यूड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर, द इंक इनसाइड द फाउंटेन पेन हैज़ हायर प्रेशर, ठीक है, कंपेयर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, सो इंक फ्लोज आउट ऑफ पेन, ठीक है। ये भी यही वही बात है कि लिंक क्या होता है, इंक क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बहती है, मतलब जो भी मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है। हाई प्रेशर कहाँ है, हाई प्रेशर है इंक के स्टोरेज के अंदर। ये इंक कितनी पतली सी होती है, इसमें बहुत हाई प्रेशर लगा रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है। बाहर लो प्रेशर है, ठीक है, तो फ्लो करने लगेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में आपने क्या देखना है, प्रेशर में मूवमेंट देखना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, और प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है आपको ये देखना है, तभी आपके सारे ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन, बहुत आसान है, हम लोग ने चैप्टर 5 में पढ़ा था इसका एप्लीकेशन। तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, उनका प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। झारखंड PCS 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ऑप्शन है बर्नौलीज प्रिंसिपल, और लास्ट ऑप्शन है पास्कल्स लॉ, ठीक है। इन चारों के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स और मोशंस या जो भी लॉज है उनका क्या मतलब है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हम लोग ने देखा था, कोई भी बॉडी को अगर इमर्ज किया जाएगा लिक्विड में, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज किया जाएगा, तो जब ये इमर्ज होगी तब ये कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, कुछ ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, कुछ जो लिक्विड है उनको हटाएगी, तभी तो ये वहाँ पे टिक पाएगी, वहाँ पे रह पाएगी, ठीक है। और जो भी बॉडी इमर्ज हुई है वो क्या फेस करेगी, वो अपथर्स्ट फोर्स फेस करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है नीचे की, ये मान लीजिए आधी डूबी हुई है, यहाँ तक डूबी हुई है, ठीक है, इन्होंने डूबा तो थोड़ी सी जैसे ही डूबी है फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसने डिस्प्लेस किया कुछ पार्ट ऑफ लिक्विड को, लिक्विड का कुछ वेट इन्होंने डिस्प्लेस किया, ठीक है, इन्होंने वेट डिस्प्लेस किया, ठीक है। और इनके ऊपर क्या लगा, फिर अपथर्स फोर्स लगाई, जो नीचे की लिक्विड है, इनकी सरफेस लेयर है लिक्विड की, वो अपथर्स फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब का कहना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब आर्किमिडीज साहब कहते हैं कि ये जो अपथर्स फोर्स है ये बराबर होगा जो भी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है उतने के, ठीक है। जो भी ये मान लीजिए वेट है यहाँ पे 10 kg, तो फोर्स लगेगा कितना, अपथर्स फोर्स, वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जितना डिस्प्लेस लिक्विड हुई है बॉडी के इमर्स होने से, उतना ही अपथर्स फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना ही अपथर्स फोर्स लगेगा, ये कहते हैं आर्किमिडीज साहब, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के माध्यम से, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो नहीं लगता हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी इमर्स तो नहीं हो रही है लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इनके तीन लॉज हैं, जिसमें से एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये था। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, ठीक है, और दूसरा था क्या कि जो भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, ठीक है। तो ये इनका इनर्शियाज का मोशन था, इनर्शिया ऑफ
मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सारी बातें हम लोग ने की हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग ने चैप्टर 5 में ही पार्ट 2 में देखा था। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रही है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ठीक है, कोई भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रही है, कोई स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रही है, तो क्या चीज़ें होती हैं, तो इस लिक्विड में तीन तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि ये मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी कब जनरेट होती है, तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ये हम लोग ने मैकेनिकल एनर्जी चैप्टर 2 में देखा था, ठीक है। तो ये बर्नौली साहब कहते हैं कि कोई भी लिक्विड जो फ्लो कर रही है स्ट्रीमलाइन मोशन में, उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि मूव कर रही है, प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, हाइट की वजह से, ठीक है, ये हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एक प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है। ये क्यों होगी, क्योंकि लिक्विड का अपना भी तो कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, तो ये प्रेशर एनर्जी होगी। तो बर्नौली प्रिंसिपल का कहना है कि ये तीनों जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये तीनों स्ट्रीमलाइन फ्लो में सेम रहेंगी, ठीक है, ये सेम रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। मतलब क्या कहना है इनका, कि अगर इनका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मान लीजिए इनकी पूरी एनर्जी 8 है, ठीक है, 8 यूनिट है, तो ये हमेशा ही 8 यूनिट रहेगी एक बॉडी में, ठीक है, हमेशा ही 8 यूनिट रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 4 है, पोटेंशियल एनर्जी 2 है और प्रेशर एनर्जी 2 है, ठीक है, तो 4 2 6 2 8, ये 8 हो गई। ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी 4 हो जाए और प्रेशर एनर्जी 1 ही रह जाए, 4 3 7 1 8, ऐसा हो सकता है। अंदर चेंज हो सकती है, पर टोटल इनका जो कंजर्वेशन होगा, टोटल जो इनकी वैल्यू होगी वो हमेशा सेम रहेगी, ऐसा बर्नौली प्रिंसिपल का कहना है, ठीक है। लास्ट में क्या है, लास्ट में पास्कल लॉ है, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल भी यहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। लिक्विड में तो इनका कोई काम है नहीं अभी, ठीक है, मतलब लिक्विड तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, जब भी हम कोई प्रेशर लगाते हैं एक कन्फाइंड लिक्विड पे, ठीक है, एक कन्फाइंड लिक्विड पे हम जो कोई प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर लगाया हमने, तो जो भी या भी फोर्स लगाया, मान लीजिए फोर्स लगाया कोई भी कन्फाइंड लिक्विड में हमने फोर्स लगाया, तो ये प्रेशर क्या है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ऑल डायरेक्शंस अनडिमिनिश्ड, ठीक है, हर डायरेक्शन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, हर एक पार्ट में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम इनको छोटा छोटा पार्ट कर दें, अंदर कन्फाइंड लिक्विड का छोटा छोटा पार्ट कर दें, तो हर एक पार्ट में क्या होगा, हर एक पार्ट में इक्वली जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये जो होता है, ये पास्कल्स लॉ, ये यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। जब आप ये मान लीजिए कार है, ठीक है, कार है, ये कार के 4 पहिए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, तो जो प्रेशर है, जो फोर्स है रोकने के लिए, वो चारों पे धीरे 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 सब जगह लगेगा बराबर बराबर का, ठीक है। नहीं तो एकदम से अगर इस वाले पे ही ब्रेक लगेगा तो गाड़ी पलट सकती है, ठीक है। इसलिए चारों पे धीरे धीरे मतलब चारों टायरों पे धीरे धीरे पूरा पूरा जो फोर्स लगा है, प्रेशर लगा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही हाइड्रोलिक ब्रेक है और यही पास्कल लॉ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, जब हम लोग गन्ना की मशीन देखते हैं जिससे से गन्ना का जूस निकलता है, तो ये मान लीजिए मशीन है, ठीक है, इसमें से गन्ने का जूस, गन्ना डाला जा रहा है, ठीक है, ये गन्ना डाला जा रहा है, तो हाइड्रोलिक प्रेस जब इसको प्रेस करेगी गन्ने को, तो इसका जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे एरिया में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे एरिया में। जब प्रेशर लग रहा है तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से जो है ऑयल निकलेगा, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक एलिवेटर ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स law, all works on the principle of Pascal's law, which states that pressure exerted anywhere in confined incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid such that pressure variations remain the same, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन, उनके बीच के प्रेशर डिफरेंस जो है वो सेम रहेंगे, प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट वेदर विल बी स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 में बात की थी, जब हम लोग डिवाइसेस देख रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे और उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमने एमीटर देखा था, वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है, बैरोमीटर देखा था
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। विंड वेन देखा था डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। तो ऐसे तमाम बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। तो आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 1 जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बताया गया था कि बैरोमीटर में अगर सडन रीडिंग होती है तो क्या होता है, वेदर ये होता है, ये इंडिकेट किया जाता है कि वेदर स्टॉर्मी होगा, आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कंसिडर द फिगर ऑफ फाउंटेन विथ 4 होल्स। एक फाउंटेन है, उसमें 4 होल्स हैं। आपको बताना है विच वन ऑफ द होल्स इन द फाउंटेन विल थ्रो वाटर फारदेस्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूर जो कौन सा होल है जो सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंकेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 4 3 2 1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये टॉर्सलीज लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि टॉर्सलीज लॉ कहता है कि जो वेलोसिटी है इफ्लक्स की, वेलोसिटी है फ्लोइंग लिक्विड की, उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2gh। ठीक है, अंडर रूट 2gh। ठीक है, अंडर रूट 2gh, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये कहता है टॉरिसेलीज लॉ। ठीक है, अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, g क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, कितना ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, और h क्या है, डेप्थ ऑफ होल। ठीक है, कितनी डेप्थ है, कितनी हाइट है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ठीक है, तो वेलोसिटी हाई होगी अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी, हाइट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जी की वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, 2 की वैल्यू सेम रहेगी, जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो वेलोसिटी जो होती है डिपेंडेंट किस पे हो जाती है, हाइट पे या डेप्थ पे। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है फिर हाइट पे या डेप्थ पे डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। फिर जितनी जितनी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी जितनी ज़्यादा हाइट या जितनी ज़्यादा डेप्थ रहेगी। ठीक है, तो फोर्थ पे तो बहुत कम डेप्थ है। ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत कम होगी। थर्ड पे थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है पर हाइट बहुत कम। फोर्थ पे थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है फोर्थ से, ठीक, सॉरी, थर्ड पे ज़्यादा डेप्थ है फोर्थ से, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत हाई हो जाए। ठीक है, सेकंड की और ज़्यादा डेप्थ है 2 3 और 4 से, तो सेकंड की वेलोसिटी 3 और 4 से तो ज़्यादा ही रहेगी। सबसे ज़्यादा डेप्थ पे कौन है, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट किसकी है सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट की है। ठीक है, फर्स्ट की हाइट सबसे ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पानी भी दूर, ऐसे पानी दूर जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट या जितनी ज़्यादा डेप्थ उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉरिसेलीज लॉ, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वेयर h इज डेप्थ ऑफ होल। इन दिस क्वेश्चन होल 1 हैज मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है, हमने देखा मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट है तो इट विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, दस इट विल थ्रो द वाटर फास्टेस्ट। ठीक है, टॉरिसेलीज फॉर्मूला बहुत आसान है, अंडर रूट 2gh, जिसमें अंडर रूट 2 और अंडर रूट g कॉन्स्टेंट है, h जो है वही वेरिएबल है। तो जैसे जैसे h हो बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे h कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किसी किसी पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या बहुत हाइट से गिर रहा है, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो हाइट कम। कोई भी पानी जो बह रहा है वो कम वेलोसिटी से बह रहा है, मतलब वो कम हाइट से बह रहा है या कम डेप्थ से बह रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन एन स्ट्रीमलाइन मैनर थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके बीच में लिक्विड जो है स्ट्रीमलाइन मैनर में घूम रहा है। along with the section containing axis of the file, the flow profile will be, मतलब जो फ्लो है उसकी प्रोफाइल क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके बीच लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रही है। तो आपको प्रोफाइल बतानी है कैसी होगी, मतलब उसका फ्लो बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है कैसी होगी। ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है जो हमने रेड किया है, ये पाइप है। ठीक है, तो ये इसमें देख रहे हैं कि हर जगह वेलोसिटी सेम है। ठीक है, हर जगह स्पीड सेम है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है इनको। जैसे जैसे ये सरफेस से दूर जाती जाती हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है क्योंकि सरफेस जो है यहाँ पे, ये जो दो सरफेस हैं इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने देखा सबकी स्पीड सेम है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि ये आधी चीज़ें इधर फ्लो कर रही हैं, आधी चीज़ें इधर फ्लो कर रही हैं। तो आपने लिक्विड में ऐसा देखा है क्या कि कोई पानी बह रहा है, आधा पानी इधर बहा जा रहा है, आधा पानी इधर बहा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बहता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखा कि स्पीड जो सरफेस लेयर के पास ये स्पीड है इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, ऐसा नहीं होता है। सरफेस लेयर पे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है जिसकी वजह से स्पीड सबसे कम होती है सरफेस लेवल पे, और सबसे ज़्यादा होती है बीच में, क्योंकि बीच में सरफेस लेवल का सरफेस का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, हाँ सही है। ठीक, क्योंकि स्ट्रीमलाइन मोशन में स्पीड ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इज लोवेस्ट नियर द पाइप। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत मिलता है। ठीक है, लोवेस्ट नियर द पाइप, ये पाइप है, ये दोनों पाइप हैं, यहाँ से इस पे भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, इस पे भी, इस लेयर पे भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी स्पीड बहुत कम होगी।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बीच की लेयर होगी वो सबसे कम रेजिस्टेंस रिसीव करेगी, इसीलिए बीच की लेयर जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे भागेगी। ठीक है। As moved away from the pipe, the motion of layer gradually increases। ठीक है, लेयर ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है सरफेस का पाइप का, और वो आराम से तेजी से भागने लगती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन 22। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज। ये तो हमने देखा था, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन का ही एक एक्सटेंशन है। विस्कोसिटी क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये क्या कहता है? अगर लिक्विड डेंस है, थिक है, तो रेट ऑफ फ्लो कम होगा। ठीक है, डेंस है लिक्विड मतलब मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत पास पास लग रही हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मूवमेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये कम मूव कर पाएंगी, इनका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डेंस है, बहुत थिक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो बहुत कम रहेगा। ठीक है, उसी के ऑपोजिट क्या कहता है विस्कोसिटी, कि अगर कोई लिक्विड बहुत थिन है, लेस डेंस है, तो वो क्या करेगी? वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम रहेंगे, रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जिसकी वजह से वो फ्लो कर पाएंगी। ठीक है, एक हम लोग ने रिलेशन देखा था, विस्कोसिटी क्या होती है? अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा, हम लोग ने इनवर्स रिलेशन देखा था। ठीक है, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड विच इज बीइंग डिफॉर्म्ड बाय ईदर शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है ये, सीधा सामने आपको बताया था चैप्टर 5 में, आप जाके देखिएगा, बहुत ही सिंपलर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू उसकी डेंसिटी की वजह से उसको रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, इन एवरीडे टर्म्स वेलोसिटी इज थिकनेस और इंटरनल फ्रिक्शन, वही थिकनेस। ठीक है, डेंसिटी की बात है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स अप टू द नॉर्मल पॉइंट इज लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो टेम्परेचर 10 है, विस्कोसिटी 1 हो गई। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी 1.002 हो गई। टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, विस्कोसिटी हो गई 0.79। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी कम हुई जा रही है। ठीक है, विस्कोसिटी कम हुई जा रही है मतलब रेट ऑफ फ्लो बहुत हाई होता जाएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है, जो ज़्यादा गर्म फ्लूइड होंगे, उनकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी और उनका रेट ऑफ फ्लो बहुत हाई होता जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन इससे ड्रॉ किया है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी कम होती जाएगी तो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो बढ़ता जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो बढ़ता जाएगा, बहुत तेज़ी से जो है लिक्विड भागेगी, स्पीड उसकी हाई हो जाएगी, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विद राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो रिलेशन हम लोग ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग फॉलोइंग इज ऑफ। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हमने देखी थी हनी की होती है। ठीक है, हमने पूरी लिस्ट देखी थी कि कैसे कैसे विस्कोसिटी किसकी किसकी होती है। ठीक है, सबसे कम क्या होती है? वाटर की होती है। ठीक है, ब्लड की विस्कोसिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से वो आराम से हमारे जो नलियों में, हमारे आर्टरीज वेन्स में मूव कर पाता है। ठीक है, जब बहुत ब्लड थिक हो जाता है, थक्का जम जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस मिलने लगता है और मूवमेंट कम हो जाता है और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस मिलता है विस्कोसिटी को फ्लो होने में डेंसिटी की वजह से, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अ फ्लूइड दैट इज हाईली विस्कस हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई विस्कोसिटी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड है तो बहुत कम मूव करेगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस से मिलेगा। ठीक है, और वो क्या करेगी? स्लो फ्लो करेगी, वो स्लो फ्लो करेगी। ठीक है, अमंग द गिवन ऑप्शंस हनी हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हनी इसका भी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस? देखिए ऐसे रिपीट हुआ है, तो हनी जो है बहुत ही थिक होता है, डेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो उसका रेट ऑफ फ्लो बहुत कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेस। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? ये एक असर्शन किया जाता है, कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो आपको ये चेक करना होता है कि उसके नीचे दिया हुआ रीजन सही है या नहीं है, और वो क्या असर्शन अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही है या नहीं है। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग चीज़ में 2-3 चीज़ें आप में देखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल वेरिफिकेशन करना होता है स्टेटमेंट का और रीजन का, दोनों का, कि असर्शन अपने आप में सही है कि नहीं और रीजन अपने आप में सही
सही है कि नहीं, ठीक है। फिर ये देखना होता है कि जो असर्शन दिया हुआ है क्या उसकी रीजनिंग सही है या नहीं, कि जो रीज़न दिया गया है वो रेजोनेट कर रहा है असर्शन से या नहीं, ये चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये एक असर्शन दिया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्लिसरीन की विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने पहले इसे इंडिविजुअल वेरीफाई करना है। क्या ये सही है साथियों? बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। ये हमने देखा था। तो एसर्शन तो गलत हो गया, एसर्शन गलत है। अब इसका रीजन क्या है? राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये रीज़न तो अपने आप में इंडिविजुअली सही लग रहा है, पर एसर्शन गलत है, तो रीज़न भी इसका कोई मैटर नहीं करता है। रीज़न अपने आप में सही है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी हमने देखा था, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। ये तो आपको पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर हाई मिलेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द surface of a lake is frozen in severe winter but water at its bottom is still liquid, why? ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो कोई भी बहुत ज़्यादा ठंड में कोई भी सरफेस है, किसी भी तालाब का सरफेस है, वो एकदम जम के क्या हो जाता है, एकदम आइस जैसा थिक हो जाता है, ठीक है। ये जम के थोड़ा सा वैसा एकदम कठोर सा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जो फ्रोजन होता है, मतलब सरफेस होता है लेक का, वो जम जाता है, ठीक है। सरफेस जो होता है लेक का वो जम जाता है, जबकि उसके जो नीचे लेयर्स हैं वो लिक्विड रहती हैं, ठीक है। लिक्विड रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी होती है, सॉरी डेंसिटी जो होती है वाटर की, वो 4 डिग्री पे होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है? 4 डिग्री पे होती है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है ये, और यहाँ पे बहुत भीषण ठंडी पड़ रही है, ठीक है। भीषण ठंडी, एकदम कपकपी वाली ठंडी पड़ रही है। ये लेक है, तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं अराउंड सराउंडिंग्स हैं, उन्हीं की वजह से हम ठंडा या गर्म महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ठंडी हो गई, यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री हो गया या -2 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 डिग्री हो गया, फिर -2 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बाहर की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। तो बहुत ठंडा हो गया, जिसकी वजह से ये जो अपर लेयर है ये भी बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अपर लेयर बहुत ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अपर लेयर जो लेक क्या है वो ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जम जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से जम जाएगी। पर जो नीचे वाली लेयर है उसकी डेंसिटी होती मैक्सिमम कब है? 4 डिग्री पे होती है, ठीक है। 4 डिग्री मैक्सिमम हो जाती है डेंसिटी वाटर की, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला पानी है ये थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गर्माहट है वो अभी नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक लेयर बन गई है, जम गई है, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ठंडापन को या -2 डिग्री वाले टेम्परेचर को नीचे जाने से, ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर है यहाँ पे लिक्विड में रहेगा, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है, मतलब लीस्ट वॉल्यूम यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। जनरली ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग बट वाटर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है। जनरली क्या होता है, सारी लिक्विड जो होती है, आपने देखा होगा किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो मतलब फैलने लगती है, भाप बनने लगती है, पर वाटर के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। वाटर क्या है? 4 डिग्री एट टेम्परेचर ओवर 4 डिग्री वाटर स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। वाटर जो है, पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे क्या होता है, वाटर जो है फैलने लगता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फैलने लगता है, ठीक है। इफ देन कीप्स एक्सपैंडिंग विद फर्दर राइज इन टेम्परेचर टिल फाइनली एट 100 डिग्री, ठीक है। तो वो 0 डिग्री पे फैलना नहीं शुरू करता है, वो 4 डिग्री पे फैलना शुरू करता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फैलना शुरू करता है, ठीक है। और फैलते फैलते 100 डिग्री तक क्या हो जाता है, भाप हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 डिग्री पे जब फैलना शुरू करेंगे तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी
मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी किस चीज़ के लिए, लिक्विड छोड़ के आइस बनने में, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लिक्विड छोड़ के आइस बनने में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर है इतनी एनर्जी, एटमॉस्फेरिक एनर्जी इतनी नहीं मिल पाती है कि ये लिक्विड छोड़ के आइस बन जाए, जो ऊपर लेयर को मिल जाती है, ऊपरी लेयर को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जम जाते हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होने लगते हैं, डेंसिटी इनकी मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्या होता है, ये फैलने लगते हैं टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। In other words, at 4 degree centigrade, water has least volume, occupies least amount of space and maximum density, ठीक है। maximum density होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और least volume होती है। ये जो irregular expansion है वाटर का, इसी को anomalous expansion कहते हैं, ठीक है। मतलब सब 0 डिग्री पे ही जम गए, वाटर 4 डिग्री पे डेंसिटी इनकी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। सबकी डेंसिटी 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो गई और वाटर की डेंसिटी जो है 4 डिग्री पे मैक्सिमम हुई, जिसकी वजह से एनोमली हो जाती है। दिस एनोमलस एक्सपेंशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय ओनली फ्रीजिंग द अपर लेयर। तो सिर्फ क्या होता है, 0 डिग्री पे आने पे ये लेयर जो है, 0 डिग्री से कम होने पे ये लेयर क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, जबकि नीचे वाली जो लेयर है वो क्या रहती है, वो आइस फ्री रहती हैं या जमती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 4 डिग्री पे इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स इन कोल्डर कंट्रीज द आउटसाइड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो, इट ड्रॉप्स टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये जो ऊपर वाली लेयर है वो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस करती है, ठंड रिसीव करती है बाहर एटमॉस्फेयर से, कि वो जम जाती है। एंड द अपर लेयर्स ऑफ वाटर इन द लेक्स एंड पॉन्ड स्टार्ट कूलिंग, ठीक है। जो अपर लेयर है वो कूल होना शुरू कर देती हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस लेयर फॉल्स टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब टेम्परेचर जो होते हैं सरफेस लेयर का फॉल्स टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वाटर बॉडी होती है वो अक्वायर्स मैक्सिमम डेंसिटी। हमने बताया कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है तो वो मैक्सिमम डेंसिटी एक्वायर करती है और सिंक्स डाउन होने लगती है, नीचे जाने लगती है। वाटर दैट सिंक्स डाउन डिस्प्लेसेस वाटर बिलो एंड लोअर लेयर्स ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली राइज अप, ठीक है। दिस ऑल्सो गेट्स कूल्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अगेन सिंक्स डाउन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, लोग ठंडे होते हैं फिर नीचे जाती रहती है वो लेयर, ठंडी होगी फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है। द सरफेस वाटर फाइनली फ्रीजेज एट 0 डिग्री वाइल द लोअर पार्ट स्टिल रिमेन्स एट 4 डिग्री। तो जो लोअर पार्ट है वो अभी भी 4 डिग्री पे है और ऊपर वाला जो है वो 100 डिग्री पे 0 डिग्री पे आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो फ्रीज हो जाती है और जो नीचे वाली लेयर है वो लिक्विड में ही रहती है। लेयर ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन टॉप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसकी वजह से ये लिक्विड ही में रहती है ज़्यादातर टेम्परेचर्स में, ठीक है। और 4 डिग्री के बाद ये फैलना शुरू करती हैं और 100 डिग्री तक फैल के एकदम भाप बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन कोल्ड वेदर aquatic animals survive even the water at the top layer of lake freezes into ice because, ठीक है। तो हम लोग ने देखा था अभी ये कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कब मैक्सिमम होती है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो लेयर होती है, अपर लेयर होती है किसी भी तालाब की, तो वो ठंडी में क्या होता है, वो जम जाती है, ठंडी में जम जाती है ऊपर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो हो जाता है और एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ठंड एब्जॉर्ब कर लेती है अपर लेयर और वो क्या करती है, वो 0 डिग्री से बिलो 0 डिग्री चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जम जाती है। जब ये लेयर जम जाती है तो ये फर्दर एनर्जी को नीचे एनर्जी जो या ठंडक जो नीचे जाएगी उसको रोक देती है, ठीक है। ये जो लेयर है उसको रोक देती है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जो है बहुत ठंडी होने के बावजूद भी अपना 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए रहता है, ठीक है। अपना 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड पोजीशन में रहता है, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर जब 0 डिग्री में होगा तभी ये क्या होगा, तभी ये फ्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली लेयर इसको बचाती है बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, बाहर से जो कोल्ड लेयर है उसको एब्जॉर्ब करने में, बाहर से जो शीत है या बाहर से जो बहुत ठंडी एटमॉस्फेयर है उस ठंडापन एब्जॉर्ब करने से रोकती है ऊपर वाली लेयर, क्योंकि वो जम गई है तो अलाउ नहीं करती ठंडापन नीचे तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ठंडापन जो नीचे तक नहीं पहुंच पाता तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहती है वाटर का जो टेम्परेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में रहती है, 0 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो नीचे की लेयर्स की जो जानवर हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, वो सरफेस से नीचे भी क्या होते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में अभी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी और फिर हम लोग ने ये पढ़ ली, ठीक है।
ये विंटर स्ट्रैटिफिकेशन हमने देखा वाटर बॉडीज का। इन विंटर सीजन द वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ वाटर बॉडीज विल बी आइस कोल्ड, ठीक है। टॉप जो होता है वो आइस कोल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है और जम जाता है, ठीक है। एंड आर ग्रेजुअली फ्रोजन, रुक जाता है, फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है। तो वो क्या करता है, तो फर्दर जो आइस है या फर्दर विंटर्स की जो विंटर सीजन की जो कोल्डनेस है वो नीचे जाने से या नीचे वाले लेयर से क्या होती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। स्टिल बॉटम लेयर्स विल हैव लिक्विड वाटर एंड मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री विच सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। तो फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर सेव्ड फ्रॉम फ्रोजन टॉप लेयर ऑफ विंटर, ठीक है। टॉप पे फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है, और वो फर्दर जो भी ठंडक है वो नीचे जाने से रोकती है, जिसकी वजह से जो नीचे की लेयर का टेम्परेचर है वाटर का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फिश कैन सर्वाइव इन फ्रोजन लेक बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डजंट फ्रीज। ये आंसर सही है, ठीक है। देखिए ऐसे रिपीट हुआ है झारखंड पीसीएस प्री 2010 में, फिर यूपीपीएससी में, ठीक है। इंक्रीज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डजंट चेंज इट्स वॉल्यूम, वेट, मास या डेंसिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डेंसिटी। डेंसिटी चेंज नहीं होती कोई भी सब्सटेंस में, आप अगर अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई भी अमाउंट बढ़ा देंगे किसी भी सब्सटेंस का, उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है, उसकी डेंसिटी वही ही रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्वायर करता है, तो इसका आप कितना भी वाटर लगा लीजिए, ये डेंसिटी जो है ये 4 डिग्री पे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 100 लीटर पानी हो गया तो ये डेंसिटी हो गई 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हनी की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है, हनी बहुत डेंस है, अब आप कितना भी हनी मिला लीजिए उसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, आप उसका वॉल्यूम बदल सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लीटर पे भी जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, 100 लीटर पे भी जो डेंसिटी है वो 4 लीटर रहेगी, 100 लीटर पे भी जो डेंसिटी है वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, ठीक है। अब जो 1 लीटर है उसका वॉल्यूम तो अलग रहेगी, ठीक है, 1 लीटर की वॉल्यूम अलग रहेगी, पर 100 लीटर का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। उसी तरीके से मास और वेट भी अलग अलग रहेगा, पर सबकी डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इन मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी कैन बी फाउंड यूजिंग इक्वेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स डेंसिटी, डेंसिटी नहीं बदलती है।